नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 17 साल का इंतजार हुआ खत्म। देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी लोकसभा से पास। उस 5% को अपना निजी मुनाफा डाल के अपनी जेब में मत डालिए, उसको उपभोक्ता के साथ पास ऑन कीजिए। जीएसटी के बाद मुनाफाखोरी रोकने के नियमों का वित्त मंत्री ने किया बचाव। कहा व्यापारी की होगी बचत तो ग्राहक को भी देना होगा फायदा। फिलहाल रियल एस्टेट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर। नई व्यवस्था लागू होने के 1 साल के अंदर फिर से होगा विचार। ऑटो कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया तगड़ा झटका। BS3 गाड़ियों की बिक्री पर लगाई रोक। नहीं बिक पाएंगे 8.25 लाख टू व्हीलर्स और कारें। कंज्यूमर बेस दुगना करने के लिए कोटक बैंक ने पेश किया 811 प्लान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उदय कोटक बोले फिलहाल किसी टेक ओवर की योजना नहीं। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। बैंक निफ्टी और मिड कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर। रुपया भी 1.5 साल में सबसे मजबूत। टाटा टिगोर ने दी भारत में दस्तक। कीमत 4,70,000 से शुरू। मारुति स्विफ्ट डिजायर और हुंडई एक्सेंट को देगी टक्कर। और देश की राजधानी से आ रही एक अच्छी खबर, क्योंकि आज दिन भर चली चर्चा के बाद लोकसभा ने जीएसटी बिल पास कर दिया। जीएसटी से जुड़े सभी चारों बिलों को लोकसभा से हरी झंडी मिल गई। इसके साथ ही 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की दिशा में सरकार को सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन इससे पहले आज की चर्चा में तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी शंकाएं सरकार के सामने रखी। कांग्रेस की तरफ से वीरप्पा मोइली ने कहा कि अभी सरकार जो बिल लाई है वो गेम चेंजर नहीं बल्कि एक बेबी स्टेप है। इसके अलावा एनसीपी की सुप्रिया सुले, सीपीएम के मोहम्मद सलीम और टीएमसी के सौगत रॉय समेत विपक्ष के तमाम दलों के लोगों ने अपनी चिंताएं सदन के सामने रखी। आखिर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आशंकाओं का जवाब दिया और उसके बाद ध्वनिमत से यह बिल पास हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी में मल्टीपल टैक्स स्लैब होने से जरूरत की चीजों के कम दाम में मिलने का रास्ता साफ रहेगा। इस देश में बहुत सारी कमोडिटीज हैं, विशेष रूप से खाद्यान्न की, जो 0 रेटेड होंगी, जिनके ऊपर टैक्स न लगना चाहिए न लगेगा। और इसलिए हम तय कर दें कि एक रेट होगा 15% का, और आपके 50% आइटम्स ऐसे होंगे, मैं उदाहरण के तौर पे 50% कह रहा हूं, जो फूड आइटम्स हैं, हम उसके ऊपर 15% लगाने लग पड़े, संभव नहीं है। अगर कोई BMW गाड़ी इस्तेमाल करता है तो उस पे और हवाई चप्पल पे, उस पे या बेबी फूड पर एक तरह का टैक्स तो लग नहीं सकता। तो वित्त मंत्री ये कहने की कोशिश में कि सभी चीजों के लिए कोई एक दर नहीं हो सकती जीएसटी की। इसके अलावा उन्होंने एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज के फायदे भी बताए, जिसमें मुनाफाखोरी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अगर टैक्सेशन में आपको 4% या 5% की छूट मिलती है तो उस 5% को अपना निजी मुनाफा डाल के अपनी जेब में मत डालिए, उसको उपभोक्ता के साथ पास ऑन कीजिए। सो इफ देयर इज अ टैक्स रिबेट, then it must be passed on to the consumer. That is the anti-profiteering clause which has been there in this law. रियल एस्टेट और पेट्रोलियम को फिलहाल जीएसटी में शामिल किए जाने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम जीएसटी में शामिल कर लिया गया, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसे 0 रेट पे रखा गया। वहीं रियल एस्टेट के बारे में फैसला जीएसटी के लागू होने के बाद लिया जाएगा। फिलहाल ये जीएसटी से बाहर है। रियल एस्टेट इसमें आ गई तो राज्यों के स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन वगैरह के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो स्टेट्स हैड अ कंसर्न एज फार एज देयर रेवेन्यू इज कंसर्न। Thereafter, the chief economic advisor prepared a paper in which he said the states can keep their stamp duty and other revenues that they get out of it. On basis of his presentation, the government of the Union Territory of Delhi became the first amongst the state governments and accepted that proposal. And the finance minister of Delhi then made a detailed presentation to the council, making a strong case why real estate should be included. After listening to him and these presentations, the council decided, let the GST be implemented.
in the very first year we will take up the issue of real estate, whether we have to bring it within the consideration itself or not. राज्यों को हम लोगों ने परसुएट किया कि चलिए हम अल्कोहल को नहीं छूते, लेकिन पेट्रोलियम को जीएसटी के संविधान संशोधन में लाने दीजिए, लेकिन उस पे टैक्स लगाने की जीएसटी काउंसिल की अथॉरिटी तब आएगी जब काउंसिल तय करेगी. सो व्हेन काउंसिल डिसाइड्स बाय अ 75% मेजॉरिटी. सो टुडे पेट्रोलियम हैज बीन ब्रॉट within constitutionally within the GST, but its GST will be zero rated. Once the experiment of GST moves forward, the council will have an opportunity without amending the constitution to decide what is to be done with regard to the petroleum products itself. They are already a part of the constitution. You won't have to amend the constitution. It's now for the executive decision of the council as to when they take it. तो ये विस्तार से सफाई देते हुए अरुण जेटली. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि जीएसटी यूपीए सरकार का बिल था, इसमें बीजेपी ने बतौर विपक्ष अड़ंगा लगाया. उन्होंने कहा कि जीएसटी के मौजूदा ढांचे में कई दिक्कतें हैं, इसमें टैक्स अधिकारियों की जाति और भ्रष्टाचार के लिए कमियां रह गई हैं. For the taxpayer and the tax collector, this is much more than an exercise of semantics. Hundreds of crores of rupees right on the exact exaggeration. Maybe a lot of corruption will get in. Lot of harassment will get in. Because ultimately that is why if you avoid all these things from the scrutiny of the parliament, everything can happen. There will be total anarchy in the country. तो जीएसटी बिल अब हकीकत बन गया. उससे जुड़े 4 बड़े बिल जो थे वो पास हो गए हैं लोकसभा से, और 1 अप्रैल की माफ कीजिए जुलाई से जो हम बात कर रहे थे वो अब हकीकत दिख रही है. तो जीएसटी पर और बातचीत करते हैं. हमारे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और डेलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्सेस एमएस मणि. आप दोनों का बहुत स्वागत है. तो मणि साहब, अब जबकि ये बिल चारों से जुड़े हुए बिल जो थे आईजीएसटी, सीजीएसटी और दूसरे 2 बिल वो पास हो चुके हैं, क्या कुछ और प्रोसेस बच जाती है? अब ये सीधे हम देखेंगे कि जुलाई से ये टैक्स की व्यवस्था इंप्लीमेंट हो जाएगी. आपने बहुत अच्छा सवाल किया. ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट, फिनिशिंग लाइन नहीं है, क्योंकि इसके साथ में रूल्स जो हैं जीएसटी के वो अनाउंस होने बाकी हैं. जीएसटी की जो रेट फाइनलाइजेशन कमेटी है उनका काम चालू है, उनको भी डिसाइड करने हैं क्या क्या करने हैं. तो जीएसटी हर तरीके से तब लागू हो सकता है जब एक्ट फाइनलाइज हो जाए, रूल्स फाइनलाइज हो जाए और रेट्स फाइनलाइज हो जाए. इसके साथ में पिछले हफ्ते में सरकार ने 7 या 8 कमिटीज का गठन किया है जिनको हर इंडस्ट्री के ऊपर देखना है कि इंडस्ट्री की क्या क्या तकलीफें हैं. तो उन कमिटियों की जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिए जाएंगे गवर्नमेंट को बाय 10 अप्रैल. तो जब वो 10 अप्रैल को दिए जाएंगे उसके बाद में अराइजिंग फ्रॉम दोज कमिटीज रिकमेंडेशंस अगर कोई फर्दर चेंजेस हैं रूल्स में या एक्ट में उसको भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी. इसके साथ में हमें ध्यान ये भी रखना है कि अभी जो लॉ इंट्रोड्यूस की गई है ये जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं है, पर वो टेक्निकल मैटर है, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट यह है कि जेएनके की असेंबली पहले वो लॉ को पास करेगी, उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट होगी. तो इसकी वजह से अभी भी आई वुड से वी आर स्टिल सम वे अवे फ्रॉम जीएसटी. 1 जुलाई की बात चल रही है. अगर 1 जुलाई तक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तब तक हर किस्म की तैयारी नहीं हो पाती है तो मेरे हिसाब से 1 सितंबर सही डेट रहेगा. मतलब हो सकता है कि 1 जुलाई की डेडलाइन भी थोड़ी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे, जैसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शरद कोहली साहब, यहाँ पर आज बहुत सारी चीजों पर सफाई दी वित्त मंत्री ने, और उसमें से जो 2 बड़े पॉइंट्स है वो ये कि पेट्रोलियम के लिए वो बोले कि अब संवैधानिक तौर पर वो जीएसटी का हिस्सा है, बाहर नहीं रखा गया, लेकिन फिलहाल उसका जो स्लैब होगा वो 0% का होगा. लेकिन रियल एस्टेट के लिए उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट इससे बाहर रहेगा, एक बार जीएसटी लागू हो जाता है तब देखा जाएगा. इस बात को कैसे समझें? देखिए, इसका बड़ा सीधा सीधा जवाब है विपिन. वो ये है कि रियल एस्टेट पे एक बहुत बड़ी जो टैक्स लगती है जिसको हम स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है. और अगर आप किसी भी स्टेट का फिस्कल बजट उठा के देखें तो उसमें स्टैंप ड्यूटी उनका एक बहुत मेजर राजस्व का सोर्स रहता है. और स्टैंप ड्यूटी जो है, देखिए, जब जीएसटी बन रहा था तो जिन टैक्सेस को सब्ज्यूम करा गया, लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, वीएटी था, तो उससे स्टैंप ड्यूटी को बाहर रखा गया क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मुद्दा था. देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो बिल पास हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें एक कॉम्पनसेशन बिल भी है. कॉम्पनसेशन बिल के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है जो सेस के माध्यम से आएगा, जो वो स्टेट्स को जो घाटा होगा उसको बांटने में काम आएगा. स्टैंप ड्यूटी अगर वो उसमें ले लेते
तो स्टैंप ड्यूटी एक बहुत बड़ा अमाउंट खड़ा हो जाता है स्टेट्स के लिए, जो सेंटर के लिए कॉम्पनसेट करना मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के ऊपर उसका लोड पड़ता है, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने बोला भी है। तो इसलिए रियल एस्टेट, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, रियल एस्टेट स्टैंप ड्यूटी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अभी फिलहाल रियल एस्टेट को अलग रखा गया है और केवल स्टैंप ड्यूटी की वजह से अलग रखा गया है और कोई इसके पीछे वजह नहीं है। देखिए, मैं जो अभी मणि साहब ने बात कही, मैं उसमें थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा कि अभी एसजीएसटी सारी की सारी स्टेट्स में, हालांकि जीएसटी काउंसिल में 29 स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स वहां बैठे हुए हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी बैठे हुए हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, परंतु अभी उन असेंबलीज में वो पास होना बाकी है। तो उन असेंबलीज में हालांकि अब वो मेरे हिसाब से पास होना फॉर्मेलिटी है। मणि साहब ने जो और बातें कमेटी की कही, या जो पैनल बने हुए हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे रिसर्च करने के लिए, उनकी समस्याएं समझने के लिए, वो कमेटी की जो मुश्किल काम था विपिन, जो सबसे कठिन काम था, वो हो गया। अब हम एक कहावत होती है ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो अब ये सिर्फ दुम बची है उसकी। वो इतना मुश्किल काम मुझे लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि 1 जुलाई से अब इसकी उम्मीद काफी ब्राइट हो गई है। मैं समझूंगा कि 75% चांस है कि अब ये 1 जुलाई से आ जाएगा। कहीं कोई अड़चन छोटी मोटी आ जाती है तो वो केवल प्रोसीजरल होगी, उसमें जो संवैधानिक दिक्कत थी, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड दिक्कत थी, वो रोड़ा आज हट गया और अब आगे मुझे इतनी दिक्कत इसमें नजर नहीं आ रही है। राइट, तो चलिए एक बड़ी चीज हो गई है, बस थोड़ा सा और इंतजार बाकी। मणि साहब, मुझे बताइए कि एक प्रॉफिटेरिंग क्लॉज की भी बात की, बड़ा जोर दिया वित्त मंत्री साहब ने कि अगर जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों कारोबारियों को फायदा हो रहा है तो वो उन्हें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कैसे इंश्योर करेंगे? इसमें बहुत से तरीके हैं उनके इंश्योर करने के लिए। पहले भी हमारे देश में BICP रह चुकी है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को मॉनिटर करती थी, उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कंपेयर करती थी और फिर इंश्योर करती थी कि किसी किस्म की प्रॉफिटेरिंग नहीं हो उस पर। अब जीएसटी जब आ जाएगा, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह भी सुझाव दिया था कि एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है कॉम्पिटिशन कमीशन, और कॉम्पिटिशन कमीशन ये टास्क को शायद टेकअप कर सकती है कि वो मॉनिटर करे कि टैक्सेस की जो बचाव है वो उपभोक्ता तक पास ऑन किया है कि नहीं किया है। इसमें मेरे हिसाब से मुद्दा दूसरा है। मुद्दा ये नहीं है कि कोई पास ऑन नहीं करना चाहता है, मुद्दा ये है कि कोई भी आइटम की जो प्राइस है वो सिर्फ टैक्स की फंक्शन नहीं है, उसमें उसके रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, उसमें उसके इनपुट कॉस्ट हैं, उसमें उसके फिक्स्ड कॉस्ट हैं। तो किसी भी आइटम की अगर प्राइस बढ़ जाती है या स्टैटिक रहती है, वो स्टैटिक रहती है या बढ़ गई है, इज इट बिकॉज ऑफ टैक्स और नॉट बिकॉज ऑफ टैक्स, ये डिटरमिन करना काफी मुश्किल होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। राइट, इसलिए इसकी जो मशीनरी प्रोविजंस जो बनेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। क्या होगी? चलिए, तो ये बातें होंगी जो आगे भी हम देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में आज ये है कि जीएसटी से जुड़े जो 4 अहम बिल थे वो लोकसभा से पास हो गए, एक बड़ा हर्डल दूर हो गया है और हम देखेंगे कि 1 जुलाई या उसके आसपास जो भी सरकार की डेडलाइन है, बाकी काम भी हो जाते हैं जैसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत जल्द अब जीएसटी हकीकत बनने जा रहा। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। ऑटो कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से आज जोर का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। 1 अप्रैल से सभी तरह के वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण के BS4 नॉर्म्स लागू हो जाएंगे। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम ने सुप्रीम कोर्ट से 1 अप्रैल के बाद भी BS3 गाड़ियों की बिक्री जारी रखने की इजाजत मांगी थी। ऑटो कंपनियों का तर्क है कि पहले BS2 और BS3 लागू होते वक्त भी उन्हें पुरानी गाड़ियों का स्टॉक क्लियर करने के लिए वक्त दिया गया था। कोर्ट में सरकार ने भी इस तर्क की पुष्टि की, लेकिन कोर्ट ने BS3 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि कंपनियों को व्यावसायिक फायदे की बजाय पर्यावरण की हालत के लिए सोचना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर्यावरण के लिए अच्छा बताया है। I never expected this judgment, that it is something completely, it's an awe and shock kind of judgment in the Supreme Court, that we will divert those vehicles to the export markets. We are a big exporter, and we will incur the effort and the cost of bringing them back and moving them overseas. There will be some pain, but I honestly believe that, we all breathe the same air, and we have done the right thing for our children.
और अब कुछ और खबरों की तरफ रुख करेंगे। मार्केट बस को झुटलाते हुए आज कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने टेक ओवर की बात से इनकार कर दिया। साथ ही 811 के नाम से नए तरह के अकाउंट का प्लान अनाउंस किया है। इस मौके पर उनसे बात की हमारे बैंकिंग हेड प्रदीप पंड्या ने। अगर डिजिटल वर्ल्ड में हमें ऑपरेट करना है तो सोच भी डिजिटल वर्ल्ड जैसी होनी चाहिए। इसलिए हमने 811 अकाउंट, जीरो बैलेंस, जीरो चार्ज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस फॉर ऑल कस्टमर्स ऑन 811 इंट्रोड्यूस किया है। एट दिस स्टेज देयर इज नो स्पेसिफिक announcement we have to make with reference to any bank or NBFC, और अगर जब भी हो we will certainly communicate at an appropriate time, but as of today कोई भी announcement नहीं है। और टाटा टिगोर ने दी भारत में दस्तक, कैसी है कार, दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। टाटा मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान कार टिगोर को आज लॉन्च कर दिया। यह कार टियागो के इंजन और चेसिस पर तैयार की जाएगी। दिल्ली में टाटा टिगोर की एक्स शोरूम कीमत 4.7 लाख रुपए यानी 4,70,000 रुपए से शुरू होगी। इस कीमत में लॉन्च ये सेडान इस वर्ग की सबसे सस्ती कार बन गई है। इसका मुकाबला मारुति की स्विफ्ट डिजायर और हुंडई की एक्सेंट से होगा। तो आज टाइम में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।